हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने क्या शुरू किया था, एसएसटी यानी कि सोशल स्टडीज में। और क्लास 9th में जैसे कि आप लोग आ गए हो, तो अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छे से अच्छे मतलब आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़ने को मिलेंगी। और उन स्टोरीज के बारे में हम जानते चले जाएंगे, और हिस्ट्री के बारे में ये आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कितनी अच्छी अच्छी चीजें उससे रिलेटेड है, और बहुत कुछ हमको सीखने को यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ जो इससे पहले वाली क्लास चली थी, तो वो पहली क्लास थी। चैप्टर का नाम आपके क्या है? चैप्टर का नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये तो आप सभी को पता है। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे आज कि ये इसका पार्ट 2 है। पहला पार्ट कौन सा था? जिसमें कि हमने ये देखा था कि बैस्टाइल फोर्ट पे किस तरीके से पूरे जितने भी मतलब लोकल पर्संस होते हैं, जितनी भी प्रजा होती है राजा की, वो आकर के कैसे हमला कर देती है, किस तरीके से पूरी तरीके से इसको तोड़ फोड़ करके इसकी जितने भी मतलब ब्रिक्स होते हैं यानी कि ईंटें होते हैं, इसको भी ले जा करके पूरा सेल आउट कर देते हैं। ये कब होता है? ये सारी चीजें होती हैं। एक डेट आप याद रखना, 17 जुलाई 1789। कौन सा डेट है? ये डेट आपको याद रखना है, 17 जुलाई 1789। ये सबसे पहले आपको वो दिखाया जाता है ना, एक तरीके से कि फ्लैशबैक में पहले चलते हैं, पहले सबसे पहले दिखा देता है कि क्या चीज हो रहा है। मैक्सिमम साउथ इंडियन मूवीज आप लोग देखते होगे तो कैसे होता है, पहले दिखा देता है कि हीरो क्या चीज कर रहा है, कैसे कर रहा है, फिर उसका फ्लैशबैक में जाते हैं कि इसके पीछे की स्टोरी क्या थी। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी आपका एनसीईआरटी किस तरीके से कर रहा है कि ये पूरा देखो किस तरीके से, एकदम ध्यान से देखना इस फोटोज को। देखो बेटा क्या है, ये एक फोर्ट है, एक किला है पूरी तरीके से, जिसको कि पूरा देखो आग वाग लगा दी गई है, तोड़ फोड़ दिया गया है, और यहाँ पे लोग लाठी डंडे लेकर के इसको पीट रहे हैं किस तरीके से। देखो ये कौन सा है? ये इनका जो मतलब ऑफिसर रहता है, उसको इस तरीके बैस्टाइल फोर्ट का जो इनका ऑफिसर होता है, उसको लोग पकड़ करके ले जाते हैं। क्या क्या चीजें करते हैं सब कुछ मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इस बार फिगर आउट करके आप लोग ये सारी चीजें समझ लेना। ये क्वेश्चन आता है अक्सर कि फिगर आउट द मतलब कि जो मतलब सीन होता है आपका 17 जुलाई 1789 का, उसको डिस्क्राइब करने का आता है, वो मैं लिखवा भी दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, और मेन चैप्टर रिलेट करता है कौन कौन सी चीजों को, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। ओके, तो यहां से हम समझना शुरू करेंगे कि हमारे चैप्टर में एक्चुअल में है क्या। तो बैस्टाइल फोर्ट को क्यों मतलब कि डिस्ट्रॉय किया जाता है? क्योंकि वो किस चीज का? डिस्पोटिक मोनार्च का एक तरीके से वो सिंबल रहता है। डिस्पोटिक मोनार्च का क्या मतलब होता है? मोनार्च का मतलब मोनार्की चली आ रही होती है एक तरीके से, जैसे राजा का शासन, ठीक है। जैसे अभी क्या होता है, हम लोग अपने जो भी मतलब कि जैसे अपने ऊपर जो भी रूल करता है, हमारे ऊपर रूल कौन करता है? अभी अभी सरकार रूल करती है, मान लो जिसकी नरेंद्र मोदी की सरकार है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं, इलेक्टेड पर्सन होते हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता था? राजा होता था, उसका बेटा होता था, उसका बेटा, इसी तरीके से चलते चला जाता था। इसी को मोनार्की कहा जाता है, ठीक है। और बच्चा लोग उसी मोनार्कियल सिस्टम को, उसी डिस्पोटिक मोनार्कियल का सिंबल दिखाई देता था इनको फोर्ट, कौन सा? बैस्टाइल फोर्ट, इस वजह से उसको तोड़ा। और अब हम लोग चलेंगे वाई। और सबसे पहला आपका ये क्वेश्चन आ जाता है, इस क्वेश्चन को आप लोग चाहो तो नोट भी कर लो, जिसका आंसर हम लोग डायरेक्टली मतलब कि अंत में जाकर के पूरा, हमको जब चैप्टर पूरा पढ़ेंगे तो उसको हमको समझ में आएगा। मेनली चैप्टर से क्या, व्हाई ऑल दिस थिंग्स हैपन, क्या चीज है? व्हाई ऑल दिस थिंग्स हैपन, क्या चीजें जो 1789 में होती हैं, 17 जुलाई 1789 में जो चीजें होती हैं वो आपको याद रखना है। ओके, ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गई। अब डेट से रिलेट करके हम आगे चलेंगे कि हुआ क्या था। तो सबसे जो फ्रेंच सोसाइटी की बात कर ली जाए, फ्रेंच सोसाइटी के बारे में हमको सबसे पहले जान लेना है कि ये जो फ्रेंच सोसाइटी थी उस समय थी कैसे। अब एकदम स्टार्टिंग से आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे पूरा विवाद हो गया, पूरा बवाल हो गया, उसके बाद हमको कहाँ पे आना है? उसके बाद हमको आना है कि फ्रेंच सोसाइटी थी कैसी। तो बेटा सबसे पहले आपको जानना है ना कि फ्रेंच सोसाइटी कौन सी, ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के लेट जो मतलब क्या होता है, 18th सेंचुरी क्या होता है ये मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। सेंचुरी का मतलब 100 साल का टाइम पीरियड, ठीक है। अब जो भी चीज होता है, जैसे आपका 18th सेंचुरी है, ठीक है, ऐसे 18th सेंचुरी आपका है, तो 18th सेंचुरी का मतलब कौन सा? यहां से लेकर के आपका आएगा, ठीक है। 1701 से लेकर के आपका 1799 तक का जो टाइम पीरियड होगा, इसको बोला जाएगा क्या? सेंचुरी। कौन सा सेंचुरी? 18th सेंचुरी, क्योंकि 1800 फिर उसके बाद आ जाएगा, तो आपका 18th सेंचुरी ये 1700 से स्टार्ट होता है। ओके, अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? अभी प्रेजेंट की बात करो, रिलेट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपके लोग बोलते हैं ना 21st सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी क्यों बोलते हैं वो लोग? क्योंकि 21st सेंचुरी कब से स्टार्ट होती है? आपका जो सन 2000 चलता है ना, ये जो ईयर 2000 से लेकर के अब ये 21st सेंचुरी चलेगी कब तक? तो बच्चा लोग ये चलेगी 2000 मतलब ये जो 2099 तक चलेगी एक तरीके से, ये जो 21st सेंचुरी है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? फिर 22nd सेंचुरी शुरू हो जाएगी आपकी। कैसे शुरू होगी? एक तरीके से ये जो 2100 से लेकर के फिर स्टार्ट हो जाएगा आपका
फिर 2199 तक का जो पीरियड चलेगा ये आपका चलेगा आपका 22nd सेंचुरी। इसी तरीके से सेंचुरीज यानी 100 ईयर्स का जो पार्ट होता है उसको हम लोग सेंचुरीज यानी कि 100 ईयर्स का पूरा टाइम पीरियड कहते हैं। तो सेंचुरी में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कब की बात की जा रही है, ये 1700 से लेकर 1799 तक की। इसी 18 सेंचुरी में जो मतलब 18 सेंचुरी बताया गया आपको, इस टाइम पीरियड में कैसे कैसी चीजें थी उसको हम लोग जानने वाले हैं। क्यों जानने वाले हैं, क्योंकि किस टाइम में जो मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, तो हुआ था आपका 1789 में। ये तो आपको पता है 1789 में हुआ था, ये तो आपको पता है। किस दिन हुआ था, तो 17 जुलाई। ठीक है, ये डेट याद करने का एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये 1 और 7 ये आप याद रखो, 17 17 और फिर उसका ये भी 17। ठीक है, ये भी 17 हो गया, 17 17। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो आपका जुलाई आता है, कौन सा मंथ आता है, ये आप लोग थोड़ा सा आंसर करो, गिन लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, ये भी 7 आ गया। ठीक है, ये भी 7 आ गया। 7 1 7 7 और 1 7, फिर उसके बाद 8 9 7 8 9। कितनी आसानी से याद हो गया नहीं? फिर से बता दे रहा हूं, 17 जुलाई, ये 1789 कैसे याद करना है आपको। ये 17 हो गया, ठीक है, और जुलाई का मतलब 07 17 07, फिर उसका फिर 17 लगा देना, 7 8 9 गिनती गिन दो। ठीक है, आसानी से याद हो गया ये डेट आपको। आपसे ऑप्शनल में पूछता है अक्सर, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि कब हुआ था कौन सा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो वो डेट आपको याद होनी चाहिए और आपके आंसर में भी, डिस्क्रिप्टिव आंसर में भी ये होना चाहिए। इजीली याद हो गया। अब चलेंगे हम लोग इससे रिलेटेड जो भी पीछे के फैक्ट्स हैं उन सारी चीजों को जानना है। अब और सारी चीजें क्या क्या थी भाई, तो उसको हम लोग जानना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग से। तो इस टाइम में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैसी सोसाइटी थी, फिर उसके बाद हम किंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम सब चीज को जान लेंगे तो एक ओवरव्यू हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि ऐसा क्या चल रहा था वहां पे। तो दिमाग में आप इमेज बनाने की कोशिश करना, जैसे कि सोसाइटी आपकी कितने स्टेट में बटी हुई थी, 3 स्टेट में। स्टेट, अब स्टेट को आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, स्टेट को आप पार्ट समझो। कितने पार्ट में बटी हुई थी, 3 पार्ट में बटी हुई थी। तो आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एक कि हाउ मेनी पार्ट्स इन, मतलब कि जो डायरेक्टली आपका पूछ देता है कि सोसाइटी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, तो आपको कितना बताना है, 3 पार्ट्स, मेनली 3 पार्ट्स। और 3 पार्ट्स के जब नेम लिखने को आएंगे आपको, फर्स्ट पार्ट इज क्लर्जी, सेकंड पार्ट इज आपका मतलब हाउ मेनी स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स ऐसे पूछता है, स्टेट्स करके बोल देता है। ठीक है, क्लर्जी हो गया, सेकंड इज नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट जो होता है एक तरीके से कई सारे 3 पार्ट्स में बटे होते हैं। कौन से, इसमें बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर, ये सब। फिर पीजेंट्स भी होते हैं। उसके बाद स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस जो वर्कर्स होते हैं, उन लोगों को भी ऐड किया गया है। अब ये लोग होते क्या है, थोड़ा सा हम लोग पता करते हैं, मजा आएगा थोड़ा सा जानने में, देखते रहना बच्चा पार्टी। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट होता है आपका क्लर्जी। ये क्लर्जी होती है जो फर्स्ट स्टेट जिसको बोला जाता है। ये फर्स्ट स्टेट वाले कौन से होते हैं, जैसे कि जो भी चर्च के जो फादर्स होते हैं, चर्च में आप लोग जाते होंगे, एक फादर बैठा रहता है ब्लैक या व्हाइट कलर का ऐसे कपड़ा पहन करके। ठीक है, व्हाइट कलर का जो पहना होता है। तो जो पोप होते थे, मतलब उस समय के जो मतलब कि पादरी होते थे, क्या होते थे, फादर्स होते थे। जैसे अभी मतलब साधु बाबा होते हैं ना मंदिर के, ठीक है, या फिर राजा के टाइम में जो एक तरीके से होते थे राजघराने के जो पुरोहित एक टाइप के, उनका एक तरीके से मान लो आप लोग। ठीक है, तो क्लर्जी एक पूरा इनका पूरा स्टेट होता था। ठीक है, इनकी पूरी एक ग्रुप होती थी, ग्रुप ऑफ क्लर्जीज। ये होते थे सबसे टॉप पे, एक तरीके से इनको फर्स्ट स्टेट माना जाता था। एंड सेकंड स्टेट को क्या बोलते थे, नोबिलिटी बोलते थे। नोबिलिटी को क्या बोलते थे, ये सेकंड स्टेट की बात करते हैं। जो सेकंड स्टेट है ये कौन से होते थे, ये जो किंग हो गए। ठीक है, किंग हो गए, फिर उसके बाद उनके जितने भी रिलेटिव्स होते थे, किंग के जितने भी रिलेटिव्स होते थे, उनको हम नोबिलिटी में रखते थे। ये 2 चीज तो आपको पता चल गई। ठीक है, अब एक और बात इससे हम जान लेते हैं, जितनी भी राइट्स होते थे, जितने भी राइट्स, जितने भी अधिकार होते थे, वो सारे किनको मिले होते थे, वो सारे राइट्स, सारे जितने भी चीजें होती थी, वो सब कुछ मिले होते थे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वालों को। ये आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वालों को क्या मिले होते थे, पूरे राइट्स। ये आप लोग पूरी तरीके से, तो डायरेक्टली अगर हम बोलना चाहें तो ये बोल देंगे कि विच स्टेट एंजॉय द प्रिविलेजेस बाय बर्थ। कौन सा ऐसा मतलब स्टेट होता है जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ पा जाते हैं, यानी कि बस आपको फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट में पैदा होना है। ठीक है, सही, फर्स्ट स्टेट तो ऐसे मतलब पादरी वाला होता है, उसमें तो जाना पड़ता है एक तरीके से। ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेट में अगर आप इस तरीके से ऐसे आप बस पैदा हो गए, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली बहुत सारे प्रिविलेजेस, बहुत सारे मतलब कि एक तरीके से जो राइट्स होते हैं, पैदा होते ही राइट्स मिल जाते हैं। जैसे मान लो कोई अंबानी के घर में पैदा हो गया, उस टाइप वाली बात होती है, तो वो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट में होती है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, यानी कि क्लर्जी एंड नोबिलिटी आर द स्टेट विच हु एंजॉय प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। आप लोग लिख रहे हो ना, एंजॉय प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, बस ये चीजें हो गया, ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट का आपका हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद से एक और इनकी खासियत होती है, ये क्या होता है ना,
इनको टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है। दे डू नॉट पे टैक्सेस, ठीक है, दे डिडंट पे टैक्सेस, ये टैक्सेस नहीं देते थे, सबसे सिंपल सी बात है, ठीक है। एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, इनको टैक्स देना ही नहीं होता था, किसी को नहीं टैक्स देना होता था, इनको बस टैक्स लेना होता था। तो भाई दो जो स्टेट्स बटे हुए थे ये तो पूरी तरीके से टैक्स ले ही ले रहे हैं, तो टैक्स देता कौन था? टैक्स देते थे आपके ये जो थर्ड स्टेट के लोग होते थे, बेचारे लोग। तो ये बेचारे लोग टैक्स क्यों देते थे? तो बेचारे लोग टैक्स इसलिए देते थे, एक तो इनकी एक तरीके से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे कि ये 10% ही है, ये पूरे 90% यही लोग भरे हुए हैं आपके। ये सोसाइटी का उस तरीके से सिस्टम चल रहा था, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये सोसाइटी का उस टाइम में कैसा चल रहा था। और थर्ड स्टेट की एक तरीके से पॉपुलेशन ज्यादा है, बट इनके पास प्रॉपर्टी बहुत कम है, इनके पास प्रॉपर्टी है ही नहीं। जितनी प्रॉपर्टी है या तो क्लर्जीज के पास है या तो नोबिलिटी के पास है। अब आप लोग समझ गए हो, क्लर्जी बोल रहा हूं तो उसका क्या मतलब है, नोबिलिटी बोल रहा हूं तो उसका क्या मतलब है। तो नोबल्स और क्लर्जीज जो होते थे, इनके पास पूरी तरह के राइट्स भी होते थे, इनके पास पूरी तरीके की प्रॉपर्टी भी होती थी, इनके पास मनी भी होती थी, जेब पे मतलब भरा रहता था पूरा, और खजाने भी भरे रहते थे। ये जो था दो स्टेट्स का पूरी तरीके से सिस्टम चला आ रहा था। एंड अब आते हैं थर्ड स्टेट के बारे में। ये जो थर्ड स्टेट था ना बच्चा लोग, इसकी बात जब करते हैं तो थर्ड स्टेट में हम देखते हैं कि जो भी बिग बिजनेसमैन वाले होते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, फिर उसके बाद मर्चेंट्स होते थे, कौन से, व्यापार करने वाले, और कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ये सब जो होते थे। अब थर्ड स्टेट भी 3 टाइप में बटा हुआ है। इसमें जो होंगे टॉप क्लास, मिडिल क्लास, फिर उसके लोअर क्लास, ठीक है, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इसमें भी बटे हुए हैं। ले बाबा, अब ये क्या हो गया, एक तो 3 पूरी तरीके से बांट दिया, अब ये फिर से बांट दे रहा है। कैसे बांट दे रहा है? बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, ये सब थोड़े पढ़े लिखे वाले थे, इनको थर्ड स्टेट में टॉप पे रखा गया। दूसरा जो इसमें आता है, थर्ड स्टेट में ही हम लोग चल रहे हैं, कहीं और नहीं चल रहे हैं, ओके। दूसरे में पीजेंट्स एंड जो एरिस्टेंट्स होते थे, एक तरीके से आर्टिसंस जो होते थे, एक तरीके से पीजेंट्स क्या मतलब, जो किसान वगैरह होते थे, ठीक है, ये सारे लोग, ठीक है, ये सभी लोग जिनके पास थोड़ी मोटी प्रॉपर्टी होती थी, इनके पास तो कुछ प्रॉपर्टी होती भी थी, इनसे तो कम ही होती थी, बट कुछ प्रॉपर्टी, कुछ नॉलेज होती थी इन लोगों के पास। इनके पास थोड़ी नॉलेज तो कम होती थी, लेकिन क्या होता था साहब, इनके पास थोड़ा सा जमीन कभी कभी हो जाता था, ठीक है, उसके भी नीचे आता था, उसके भी नीचे आ जाते थे। उसके नीचे कौन आते थे? ये वाले स्मॉल पीजेंट्स। अब पीजेंट से भी छोटे पीजेंट्स हैं और छोटे छोटे किसान हैं। लैंडलेस लेबर होते थे, बेचारों सबों के पास जमीन ही नहीं होती थी, वो लोग लेबरिंग करते थे। एंड सर्वेंट्स होते थे, जो नौकर होते थे। ये आपके 3 स्टेट, थर्ड स्टेट का भी एक तरीके से ओवरव्यू ले लिया गया। एक बार मैं रिवाइज करूंगा, फिर से देखते जाना कितने पार्ट्स में डिवाइड था। आपका आंसर आपको इसी तरीके से लिखना है, ये आप बना दोगे तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आपको जल्दी लिखने का, क्योंकि हम लोग भी कॉपी चेक करते हैं तो उसमें देखते हैं ऐसा मतलब लिया हुआ है तो अच्छे नंबर देते हैं, ओके। तो फर्स्ट स्टेट क्लर्जी हो गया, यानी पादरी वाला, ठीक है, यानी जो फादर्स होते थे चर्च के। सेकंड स्टेट नोबिलिटी, राजा और उसका परिवार। थर्ड स्टेट 3 पार्ट्स में, कौन कौन से? बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स। एंड सेकंड इज पीजेंट्स, ऐसे आप लिख लो ना, बिग बिजनेसमैन, फिर पीजेंट्स, एंड लास्ट इज स्मॉल पीजेंट एंड लैंडलेस लेबर्स। इतना आप लिख दोगे, आपका काफी हो जाएगा, बहुत आप समझाने के लिए काफी कर दोगे, इतनी काफी हो गई, ठीक है। अब जाते हैं, हमने सोसाइटी तो समझ ली, अब जाते हैं हम सेकंड पार्ट ऑफ द जो सिलेबस हो उसके बारे में जाते हैं। अब सेकंड पार्ट जो भी एक तरीके से जाते हैं, ठीक है। अब ये थर्ड स्टेट तो एक तरीके से बढ़ गया, और थर्ड स्टेट में हमको क्या क्या देना पड़ता था। ये जो सेकंड वाला, ये जो आपका कौन सा हो गया, ये थर्ड स्टेट, ये मैंने बोला ना आपको टैक्सेस कुछ पे करता था, तो वो कौन कौन से टैक्सेस थे? 2 टाइप के टैक्सेस थे। एक जो था ये था टिथेस, ठीक है, टिथेस एक तरीके का एक टैक्स था, और दूसरा जो था टेल था, ठीक है, टिथेस एंड टेल, इन दोनों को जानेंगे। टिथेस जो था, टैक्स लीव्ड बाय द चर्च 1/10 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, जितना भी प्रोडक्शन अगर ये लोग करते हैं, जैसे कि ये मर्चेंट्स हुए, या फिर ये मर्चेंट जितना भी कमाएंगे, ठीक है, या फिर ये जो आपके सर्वेंट्स हैं जितना भी इनकी मतलब की आमदनी हुई, या फिर ये जो हो गए आपके पीजेंट्स, या फिर जो मतलब एक तरीके से जो भी किसान वगैरह हो गए, जितना भी इनका मतलब एक तरीके से प्रोडक्शन होगा, जितना भी वीट या फिर आपका राइस, जो भी चीज उगाए, ये जो भी उगाए, उसका 1/10 इनको किसको देना पड़ता था? 1/10 यानी 1/10 वो देना पड़ता था इनको टाइथिस के मतलब की फॉर्म में। किसको देना पड़ता था? चर्च को देना पड़ता था, यानी क्लर्जीज जो होते थे ये भी टैक्स लेते थे इनसे, ठीक है। ये प्रिविलेजेस इनको मिल गया डायरेक्टली फर्स्ट वाले पार्ट को, फर्स्ट स्टेट को, ये आपको समझ में आ गया, ठीक। और ये जो 1/10 होता है, जैसे कि अगर मान लो कि कोई 10 केजी का, अगर मान लो 10 केजी का, मान लो क्या करता है, अपना कोई चीज उगाता है, मान लो राइस, 10 केजी राइस, या फिर मतलब एक तरीके से उगाता है वो, ठीक है, तो 10 × 1/10 यानी 1/10 कितना मिल जाएगा? 1 केजी उनको देना पड़ेगा। अब 10 केजी तो कोई उगाता नहीं है, 10 क्विंटल आप मान लो, ठीक है। अब अगर बात करेगा 100 क्विंटल लगाता है, तो 100 क्विंटल उगाता है तो भी 1/10 देना पड़ेगा बाबा, उसको 10 क्विंटल डायरेक्टली देना पड़ेगा। किसको डायरेक्टली देना पड़ेगा? इन साहब को, यानी जो फादर्स होते हैं चर्च के। अभी खून चूसना बंद नहीं है,
ये तो एक तरीके से मतलब एक टैक्स तो आपको टैक्सेस दे ही दिया गया, फिर उसके बाद एक डायरेक्ट टैक्स होता था इसके बाद भी। ये कौन से टैक्सेस होते थे? ये टैक्स जो टेल होता था ये डायरेक्ट टैक्स होता था। ये टैक्स किसको जाता था? ये नोबिलिटी इसको जाता था। ये किसको? यानी कि जो भी आपके जो किंग और उनकी फैमिलीज होती थी, इन किंग को डायरेक्टली जाता था, ये डायरेक्ट टैक्स होता था। इसके बाद भी कुछ सारे टैक्सेस इनडायरेक्टेड फॉर्म में जाते थे, जैसे इनडायरेक्टेड टैक्स, कोई भी चीज खरीदते हैं तो उस पर टैक्स ऑलरेडी पेड होता है। ये सारी चीजें थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते चलना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, अब इसके बाद होता क्या? अब 1774 में एक मतलब कि एक जो मतलब कि हमारे मेन कैरेक्टर जो आते हैं इसमें कौन से? लुई 16, ये आप याद रखना, लुई 16। एंड ही बिलोंग्स फ्रॉम विच मतलब फैमिली? ही बिलोंग्स फ्रॉम बर्बन फैमिली, ठीक है। बर्बन फैमिली याद रखोगे आप लोग, बर्बन एम्पायर जो होता था उस फैमिली से ये बिलोंग करते थे। इनकी शादी होती है जब ये 20 ईयर्स के होते हैं, तो 20 ईयर्स की एज में जब इनकी मतलब शादी हो जाती है तो किससे शादी होती है? ही मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। कौन सी प्रिंसेस? ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रिया एक होता है ना कंट्री, एक थी ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया आगे जाके क्या हो जाता है वो हम लोग हाई स्कूल में पढ़ेंगे, बट ऑस्ट्रियन ये जो प्रिंसेस थी, ये मैरी एंटोनियोनेट जो होती थी, इनसे इनकी एक तरीके से मैरिज हो जाती है। ये तो आपको पता चल गया किससे मैरिज होती है? विथ हुम द लुई 16 बी मैरिड। तो नाम आप लिख दोगे मैरी एंटोनियट, एंड शी इज द एस्ट्रियन प्रिंसेस, ये भी आप लोग लिखोगे, एस्ट्रियन प्रिंसेस होती है। और इस टाइम में होता क्या है, जब इनका एक तरीके से इनको मतलब एक तरीके से गद्दी पे बैठाया जाता है एक तरीके से, ठीक है, एक तरीके से इनको थ्रोन किया जाता है, तो क्या होते हैं इनके पास एम्प्टी ट्रेजरी होती है। जैसे मैंने बताया ना कि एक तरीके से इनके पास खजाना होता है, पूरी तरीके से खजाना भरा रहता है। लेकिन जब इनको सीट पे बैठाया गया, गद्दी पे बैठाया, राजा बनाया गया, किंग बने, तो ये देखिए कि इनकी ट्रेजरी पूरी तरीके से खाली है, इनका जो संदूक, पूरा जो खजाना था पूरी तरीके से खाली है। अब व्हाई द ट्रेजरी इज एम्प्टी, इसको हम लोगों को जानना है, जो कि हम लोग पूरा जानेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों को और हम डील करेंगे। और अब बात करते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना क्लर्जीज वगैरह किस तरीके से इतने सारे मतलब जो भी चीजें होते थे वो सारी चीजें कैसे मतलब कि ले लेते थे, कैसे मतलब सारे टैक्सेस जो होते थे यही लोग पाते थे, इन सारी चीजों को हम लोग जानते थे। तो एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोग नोट भी कर लेना। व्हेन लुई 16 टुक ओवर, व्हेन लुई 16 टुक ओवर, ठीक है, टुक ओवर कब करते हैं लुई 16? तो ये आपका 1774, ये आपको बस ईयर याद रखना, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है तब मैं बता रहा हूं, ठीक है। एंड विथ हुम लुई 16 भी मैरिड, तो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियट, ये आप याद रखोगे। और एक चीज आता है सबके सामने, ये जो आपका मतलब एक तरीके से सेकंड और एक चीज मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट में कैसे जो थर्ड स्टेट वाले मतलब अपना टैक्स पे करते थे या सब कुछ देते थे, उसको आप लोग एक पेंटिंग से देखोगे, जो पेंटिंग उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। इस पेंटिंग का नाम क्या था? मतलब कि एक तरीके से स्पाइडर एंड मतलब एक तरीके से जो आपका देखते हैं ना कि स्पाइडर वाला एक तरीके की पेंटिंग है ये। इस पेंटिंग में क्या होता था, इस पेंटिंग की बात करें तो डायरेक्टली ये बताता है, जैसे कि जाल एक तरीके से स्पाइडर का नेट होता है ना, उसमें अगर कोई आके फंस जाता है तो उससे किस तरीके से स्पाइडर उसका पूरा खून चूस लेता है, बस वही सारी चीजें हैं। ये एक तरीके का आपका मतलब गरीब आदमी है जो आकर के ये साहब को क्या दे रहा है, ये हाथ में ला करके कुछ प्रोवाइड कर रहा है, टैक्सेस पे कर रहा है। और इससे रिलेटेड कौन कौन सी चीजें लिखी हुई ये आप पढ़ लेना। दिस पुअर फेलो बीइंग एवरीथिंग इन ग्रेन्स, जितना भी इनका ग्रेन्स होता है, ठीक है, फ्रूट्स, मनी, सैलेड, द फैट, और मतलब इतनी सारी चीजें ला करके इनको देता है। और जो फैट लॉर्ड बैठा होता है ना यहाँ पे, ये जो फैट लॉर्ड बैठा हुआ है, इनका माई बाप बैठा हुआ है, वो क्या करता है? सिट्स हियर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल, he does not even care grants with him, एक बार देखता भी नहीं है, बस ठीक है लाए हो इसमें रख दो, इसमें रख दो, तुमको देखूंगा भी नहीं, ये सारी चीजें। एक डॉगी अलग से बैठाया हुआ डराने के लिए। और प्लस एक और चीजों की बात करेंगे, ये जो दूसरी चीज इसमें लिखी हुई है स्टेटमेंट्स कौन कौन से, द नोबल मैन इज द स्पाइडर एंड द पीजेंट इन द फ्लाई, ठीक है। तो नोबल मैन इज द पीजेंट, ये जो आपका है नोबल मैन कौन सा है, ये जो आपका नोबल मैन इज स्पाइडर, ये स्पाइडर है, यानी कि ये जो है आपका मकड़ी है। एंड ये जो है आपका कौन सा है, ये है फ्लाई, स्पाइडर एंड द फ्लाई, ये इस पेंटिंग का नाम है स्पाइडर एंड द फ्लाई। जैसे स्पाइडर की जाली में कैसे फ्लाई बैठा हुआ है, यानी मकड़ी की जाली में कैसे कोई मतलब फतंगा आ गया है उसको पकड़ लेता है, उससे रिलेटेड ये सारी चीजें। और एक और चीज, द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट्स, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसको आप लोग लिख दोगे तो आपका नंबर पूरी तरीके से आ जाएगा, आपको अगर डिफाइन करने के लिए आ जाएगा। तो आपको करना क्या, बताना है ये कि जितना ज्यादा ये डेविल यानी कि जो बुरा आदमी है जितना ज्यादा पाता है उतना ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। ये सारी चीजें थी आज की क्लासेस में, तो आप लोग पूरी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। डिस्क्रिप्टेड फॉर्म में भी इसका आप लोगों को मिल जाएगा, क्या सारा मतलब जो भी पीडीएफ्स वगैरह वो सभी मिल जाएंगे, ठीक है। अभी आज की क्लास हमारी एक तरीके से सेकंड क्लास थी, ठीक है। सेकंड मतलब कि आपका फर्स्ट वाला तो पूरा इंट्रोडक्शन था, सेकंड वाले में भी हमने इंट्रोडक्शन ही देखा कैसे सोसाइटीज होती है और कैसे मतलब लुई 16 आ गए। अब हम आगे चलेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन जो रिलेट करता चला जाएगा
ठीक है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे आउटब्रेक होता है, उन सारी चीजों को। इसके बाद हम एक क्वेश्चन सबसे पहला जानेंगे, कौन सा, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द एम्प्टी ट्रेजरी। अब एम्प्टी ट्रेजरी क्यों रहती है, मतलब इनको जब एक तरीके से गद्दी बैठाएगा तो ट्रेजरी एम्प्टी थी ना, अब इसके पीछे रीजन क्या है उसको हम लोग समझेंगे पूरी तरीके से। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, सारे बच्चे बैठ करके इतनी चीजों को रिवाइज करेंगे, माइंड में बैठाएंगे सारी स्टोरीज को, उस टाइम पीरियड में सोचेंगे कैसा होता होगा, ये सारी चीजों को आप लोग समझेंगे और अभी प्रेजेंट टाइम से थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग क्या है, इन सारी चीजों को पढ़ो अच्छे तरीके से, और मैं चलता हूं, अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।